हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। तो जो टॉपिक जो चल रहा है प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में हम जो सीरीज अभी शुरू जो इसमें देख रहे वीडियो का सीरीज चल रहा है वो हड़प्पा काल का चल रहा है, क्योंकि हड़प्पा एक बड़ा टॉपिक है। और लास्ट वीडियो में हड़प्पा काल की सांस्कृतिक स्थिति की शुरुआत हमने किया था और उसमें भोजन, वस्त्र, आवास और धर्म के विषय में चर्चा किए थे। अब उसी कड़ी में हम आगे जो बात करेंगे इस सांस्कृतिक क्षेत्र में कला की कि हड़प्पा काल में कला की क्या स्थिति थी, कितने प्रकार की कला के प्रमाण मिले हैं। तो कला के क्षेत्र में भी काम हुआ। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी काल में कला के क्षेत्र में काम होता है, कला के क्षेत्र में जब वह काल समृद्ध होता है, इसका मतलब वह काल समृद्धशाली काल है। तभी जब सरप्लस व्यक्ति के पास पैसा होता तभी कुछ अन्यत्र काम होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कला की अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा काल में कला की क्या स्थिति थी, तो कला को विभिन्न रूपों में पढ़ा जाता है। मतलब कला का वर्गीकरण कई भागों में किया जाता है। जैसे अब आप देखेंगे इसमें एक हो गया स्थापत्य कला, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है मूर्ति कला, ठीक है। उसके बाद है संगीत कला। अब देखिए, ये कला को अगर हम डिवीजन करेंगे, बांटेंगे, वर्गीकरण करेंगे तो कला के इतने वर्गीकरण होते हैं, ठीक है। तो जब भी कला पढ़ेंगे, किसी भी काल के कला में की बात करेंगे, कला के क्षेत्र में कि हम क्या विकास हुआ, तो कला को इतने भागों में बांट करके हम देखेंगे कि उस क्षेत्र में कला के संदर्भ में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, जिसमें कुछ निर्माण कार्य होते हैं। तो हड़प्पा काल में जो प्रमाण मिले हैं, तो चूंकि हड़प्पा काल का नगरीकरण हुआ था, तो उस समय ढेरों निर्माण कार्य हुए थे, बहुत निर्माण कार्य हुए थे। तो इस समय के स्थापत्य कला के अगर उदाहरण की हम अगर बात करें कि निर्माण कार्य की क्या क्या उदाहरण मिलते हैं, तो उसको हम एक एक करके देखते चलते हैं। कि देखिए कि दुर्ग का साक्ष्य मिला। हड़प्पा काल के जितने भी नगर हैं, महत्वपूर्ण नगर हैं, सभी नगरों का दुर्गीकरण हुआ था। और नगर दो पार्ट में बटे हुए थे, एक ऊपरी टीला, दूसरा निचली टीला। तो एक पश्चिमी टीला जिसको ऊपरी टीला कहते हैं और दूसरा निचली टीला जिसको पूर्वी टीला कहते हैं। तो पश्चिमी टीला जो था वह माना जाता है कि हड़प्पा काल में कि वह शासक वर्ग के लिए था, और निचला टीला जिसको पूर्वी टीला कहते हैं यह माना जाता है कि सामान्य जनता के लिए था। तो हड़प्पा काल में हमने कहा कि जो भी नगर के प्रमाण मिले हैं वह नगर चारों ओर से दुर्गीकृत थे, ठीक है। दुर्ग का प्रमाण हमें हर एक जगह मिलता है। इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग सुरक्षा को विशेष महत्व दिए थे, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिए थे, इसलिए नगरों का दुर्गीकरण हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में एक समृद्ध स्नानागार का प्रमाण मिला है। ये दूसरा स्थापत्य कला का दूसरा उदाहरण। अब देखिए इसमें क्या है, स्नानागार का जो प्रमाण मिला है वह है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार का प्रमाण मिला है। अब स्नानागार का जो प्रमाण मिला है वो किस प्रकार का स्नानागार है, जरा इसको देखिए। ये स्नानागार यहाँ पर अगर आप कहें कि ये स्नानागार है, ऐसे बना दिया गया स्नानागार एक उदाहरण के रूप में, ठीक है। इसके चारों ओर से, स्नानागार के चारों ओर से बरामदे बने हुए थे, और उसके बाद इससे लगे हुए, ठीक है, इस बरामदे से लगे हुए कमरे बनाए गए थे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, इस बरामदे से लगे हुए क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। ये एक उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दर्शा रहा है कि उस समय लोग इस स्नानागार में स्नान करते थे और स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने का काम इस कमरे में होता था। इस स्नानागार के निचले पार्ट में हम कहते हैं कि जो नीचे का पोर्शन होता था पक्की ईंटों से निर्मित होता था
और स्नाना एक ईंट से दूसरी ईंट को बिटुमन से जोड़ा गया था। जो आज आप देखिए कितना समृद्ध टेक्निक था उस समय का, कितना साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, इसको आप समझ सकते हैं कि ईंटों को बिटुमन से जोड़ा गया था और स्नानागार के नीचे यहाँ पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे उतरने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें स्नानागार की एक ओर कुआं बना हुआ है और कुआं बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कुएं, स्नानागार में कुएं से पानी निकाल करके डाला जाता था। दूसरे छोर पर यहाँ पे देखा गया कि उसमें एक नाली बना हुआ है, इसका मतलब जो गंदा पानी होता था उस नाली के माध्यम से, वेस्टेज वाटर जो है उस नाली के माध्यम से निकाल दिया जाता था। तो यह जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार मिला है, यह मार्शल कहता है कि यह एक आश्चर्यजनक संरचना थी हड़प्पा काल की। अर्थात वर्तमान में अगर हम देखें, इसकी उपयोगिता से तुलना करें हड़प्पा काल के समय की उपयोगिता की, तो इसका मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि इसका उपयोग हड़प्पा काल में धार्मिक अवसरों पर किया जाता होगा। हड़प्पा काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थापत्य कला का उदाहरण है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, समृद्ध स्नानागार। अब देखिए इस स्नानागार के उत्तर पूरब में, ये स्थान उत्तर पूरब का हुआ, ध्यान से देखना है। उत्तर पूरब में क्या है, पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला। ये मोहनजोदड़ो से ही, ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला उसके उत्तर पूरब से क्या मिला है, पुरोहित आवास का साक्ष्य मिला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस स्नानागार के पश्चिम में, ये पश्चिम प्लेस हुआ, इस पश्चिम में क्या मिला, तो अन्नागार का साक्ष्य मिला। ये एक विशाल इमारत है हड़प्पा काल का। अन्नागार मतलब आप देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है उसके पश्चिम में हमें क्या मिला है, अन्नागार का साक्ष्य मिला है। और यह एक विशाल इमारत है अन्नागार मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल का। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं सभा भवन। तो सभा भवन अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग मिला है, दुर्ग के दक्षिण में, ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग मिला है तो दुर्ग के दक्षिण में सभा भवन का साक्ष्य मिला। दर्शा रहा ये सभा भवन कि उस समय में इसका जो उपयोग होता होगा कि हड़प्पा काल के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो वहाँ पर बैठते होंगे और नीतियों का निर्माण करते होंगे। अर्थात ये दर्शा रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो सभा भवन जो है, आपने देखा कि यह संरचना कहाँ पे मिली है, यह संरचना है मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण में सभा भवन का हमें प्रमाण मिलता है। तो ये आपने देखा कुल मिलाकर के कि हड़प्पा काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या काम हुआ था, क्या क्या प्रमाण हमें मिला है, उसको हम यहाँ पर आपको बताएं। अब देखिए चित्रकला में, आप देखिए चित्रकला में ये है कि लोथल से मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं उस पर चित्रकला का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। तो लोथल से जो मृदभांड मिले, वह मृदभांड किस प्रकार के थे, तो मृदभांड लाल रंग से रंगा हुआ है और उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। मतलब बेस लाल है और काले से चित्रकारी मृदभांड पर हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समय चित्रकला का जो विकास होता है ये दर्शाता है कि लोथल से जो मृदभांड मिला उस मृदभांड पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए, जैसे प्रकृति का चित्र है, ज्यामितीय चित्र है, ये सब इस पर चित्रकारी हुई। तो इसका मतलब ये है कि इस समय के लोग चित्रकला से भी परिचित रहे होंगे, जो प्रमाण मिला। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि इस समय में
मूर्ति कला का भी विकास होता है। ठीक है, इस समय मूर्ति कला का विकास होता है। इसका मतलब ये है कि कैसे, किस उदाहरण से हम देखते हैं कि मूर्ति कला का विकास हुआ। तो इसमें जो पहली बात हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में, ठीक है ना, हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का, मतलब देवता की मूर्तियों का या स्त्री पुरुष की मूर्तियों का हमें प्रमाण मिला है। तो हड़प्पा काल में विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का प्रमाण मिला है। जैसे अब आप मूर्तियों की बात करें कि जैसे हमने कहा कि मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल, नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, कांसे के डांस करते हुए, नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है। तो इस समय जो मूर्तियां बनी हैं वो कांसे की बनी हैं, मूर्तियां जो बनी हैं वो पाषाण के बने हैं, और कुछ मूर्तियां मिट्टी के भी बने हैं। तो हम देखते हैं कि कांसे की, इस समय हड़प्पा काल में कांसे की मूर्तियों, उसके साथ साथ पत्थर की मूर्तियों और उसके साथ साथ मिट्टी की मूर्तियों के हमें प्रमाण मिले। लोथल से हम देखते हैं कि लोथल से कुछ पत्थर के, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से कुछ हमें प्रमाण मिले हैं पत्थर की मूर्तियों के। तो हमने कहा कि हड़प्पा काल में जो मूर्ति कला के क्षेत्र में, अर्थात जो मूर्तियां बनी हैं, उसमें कांसे का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ है और मिट्टी का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, मूर्ति कला का जो दूसरा इस समय क्या है कि हड़प्पा काल में मृण मूर्तियां भी बनी। मृण मूर्तियों का भी हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेराकोटा फिगर। तो हड़प्पा काल में जो मृण मूर्तियां बनी है, यह मृण मूर्तियां किस प्रकार की है? तो इसमें अधिकांश जो मृण मूर्तियां जो बनी है, इसमें आप देख सकते हैं कि मानव की मृण मूर्तियां हैं और पशु की मृण मूर्तियां हैं। तो मानव की जो मृण मूर्तियां बनी है, मृण मूर्ति मतलब, मृण मूर्ति का मतलब ये होता है कि मिट्टी, गीले मिट्टी को पका कर, गीले मिट्टी को जब आग में पकाया जाता है तो उसको मृण मूर्ति, मतलब क्या है कि गीले मिट्टी से क्या होता था कि छोटे छोटे आकार के इस मानव की मूर्तियां बना दी जाती थी। मानव में मतलब पुरुष की और स्त्री की, दोनों की मूर्तियां बना दी जाती थी। तो गीले मिट्टी के छोटे छोटे स्त्री और पुरुष दोनों की मूर्तियां बनाई जाती थी और उसको आग में पका दिया जाता था। यही कहलाता था टेराकोटा फिगर, जिसको बोलते मृण मूर्तियां। तो यह जो मृण मूर्तियां मिली हैं मानव में, हमने कहा कि मानव में पुरुष की और स्त्री की, दोनों की मृण मूर्तियां मिली हैं। तो इसमें अधिकांश जो मृण मूर्तियां हैं वो स्त्री की मृण मूर्तियां हैं। मतलब टेराकोटा फिगर जो अधिकांश, ज़्यादातर जो मिले, किसके मिले हैं? मानव में स्त्री के मिले हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि पशुओं के मृण मूर्तियां का भी प्रमाण हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि पशुओं की मृण मूर्तियां यहाँ पर मिली। इसका मतलब साफ साफ ये दिखता है कि इस समय लोग खिलौने के रूप में मानव और पशु दोनों की मूर्तियां बनाते थे। और इस पशु की मृण मूर्तियां में सबसे जो सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं वो कुबर वाले सांड के मिले हैं। तो ये आप देख रहे थे कि इस हड़प्पा काल में, ठीक है, मूर्तियों के साथ साथ मृण मूर्तियों के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। उस जो हड़प्पा काल की मूर्ति कला है, इसकी जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें नग्नता का समावेश है। अभी क्या है कि अलंकरण का अभाव है, पूरी तरह से अलंकृत मूर्तियां नहीं है, और साथ ही साथ नग्नता है, अर्थात जो मूर्तियां बनी हैं उसके ऊपर क्या है कि उसके ऊपर वस्त्र का आरोहण नहीं है। तो इसका मतलब अभी ये इसमें नग्नता का पुट हमें देखने को मिलता है। जो भी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हैं उस पर वस्त्र नहीं पहनाया गया है। तो ये आप देखिए हड़प्पा काल में मूर्ति कला के क्षेत्र में किस प्रकार से काम हुआ। इसके आगे कला में अगर हम बात करें तो संगीत कला की बात करते हैं। चूँकि संगीत कला एक वैचारिक पक्ष होता है, बावजूद इसके हड़प्पा काल में कहीं से कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है कि इस समय संगीत कला का विकास हुआ होगा या संगीत से लोग परिचित होंगे या किस प्रकार की संगीत लोग सुनते होंगे।
हो सकता है भविष्य में हड़प्पा की लिपि पढ़ ली जाए तो संगीत कला के विषय में भी जानकारी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास प्रमाण है उससे हम संगीत कला के विषय में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए कोई साक्ष्य उसके विषय में हमें नहीं मिला है। तो ये आप देख रहे थे कला के क्षेत्र में किस प्रकार का विकास हुआ हड़प्पा काल में, उसको आप देख रहे थे। इसके बाद सांस्कृतिक स्थिति में हम बात करते हैं साहित्य की। तो हड़प्पा के लोग हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग लिपि से परिचित थे, ठीक है, लिपि से परिचित थे। इसका मतलब लेखन शैली का विकास, प्राचीन भारत में पहली बार लेखन शैली का विकास जो है हड़प्पा काल में हुआ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसका मतलब लिपि अपठित है। यह 250 से लेकर के 400 तक लिपि मिले हैं जो हड़प्पा काल में है, 250 से लेकर के 400 तक। तो इस समय जो लिपि की अगर हम बात करें कि जो लिपि इस समय की है, वह लिपि जो लिखी जाती थी वह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार की लिपि को वास्ट्रोफिडन लिपि के नाम से हम जानते हैं। वास्ट्रोफिडन लिपि के नाम से हम जानते हैं ऐसी लिपि जो बाएं दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, ऐसी लिपि को हम वास्ट्रोफिडन लिपि कहते हैं। इस समय की लिपि जो थी वो पिक्चोग्राफी थी, चित्रलेखात्मक लिपि थी, ठीक है। जो बात कहा लिखना होता था चित्र के माध्यम से सांकेतिक रूप में उसको दर्शाया जाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा काल की जो लिपि है वो पिक्चोग्राफी है, चित्रलेखात्मक है। तो ये आपने देखा, लिपि की बात हमने की है। इस हड़प्पा काल के कला में एक पार्ट और है जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट कला। ये है कला में ही एक है विशिष्ट कला। अब देखिए विशिष्ट कला में हम जो प्रमाण हमारे पास है यह है मुहर का, मुहर जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सील। हड़प्पा काल में जो प्रमाण हमें मुहर का मिला है उसको, उसमें क्या है विशेषता, इसको देखना है। तो इस समय हड़प्पा काल में जो हमें प्रमाण मिला है वो मिला है किस चीज़ का, मुहर का, मतलब विशिष्ट कला में मुहर का मिला है। तो मुहर जो हड़प्पा काल में था, ये देखेंगे, यह मुहर जो है हड़प्पा काल में स्वामित्व को दर्शा रहा है। जैसे हड़प्पा काल में मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, मुहरों का आदान प्रदान हो रहा था, और उसके आधार पर ही हमने आपको बताया कि हड़प्पा काल के लोगों के व्यापारिक संबंध विदेशों से थे। वो मेसोपोटामिया से है, फारस से है, दिलमुनमाकन को हमने एक मध्यवर्ती प्लेस बताया था। तो यह जो हम अनुमान लगाए कि मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हुआ, फारस के साथ व्यापार हुआ, तो कैसे एक जगह के एक दूसरे जगह के मुहर मिले हैं हमें। मेसोपोटामिया के मुहर हड़प्पा काल में और हड़प्पा के क्षेत्र हड़प्पा काल का मुहर मेसोपोटामिया में। तो इस तरीके से मुहर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में स्वामित्व को दर्शाता था। इस समय के जो मुहर हैं वह मुहर जो है वह सिलखड़ी पत्थर के बने हुए थे। जो मुहर बने हुए थे वे मुहर सिलखड़ी पत्थर के बने हुए थे। यद्यपि कि चर्ट, जैस्पर और मिट्टी के मुहर के भी प्रमाण है। चर्ट जैस्पर एक पत्थर का प्रमाण है, एक पत्थर का प्रकार है, और इसके चर्ट जैस्पर के साथ साथ कुछ मोहरें मिट्टी की भी बनी हुई थी। लेकिन आपको ये समझना है कि अधिकांश जो मोहरें थी स्टेटाइट अर्थात सिलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी। तो अब ये जो मुहर थी वह किस प्रकार की थी तो मुहर में हम देखते हैं कि अधिकांश मोहरें चौकोर, जिसको हम वर्गाकार कहते हैं, स्क्वायर। अधिकांश मोहरें किस प्रकार की थी, चौकोर थी, जिसको कि हम वर्गाकार कहते हैं। इसके अतिरिक्त आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार मुहर के भी प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। तो ये आप देख रहे थे कि हड़प्पा काल की एक विशिष्ट कला है जिसको कि हम यहाँ पर बताएं कि वह कला है कौन सा,
मुहर निर्माण कला, कि इस समय के लोग मुहर निर्माण से परिचित थे, वह मुहर हड़प्पा काल में है, हड़प्पा काल की देन है। तो ये आपने देखा कला के क्षेत्र के विभिन्न चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम अंतिम रूप में हम बात करते हैं जो कला की, उसमें हम सांस्कृतिक क्षेत्र की अंतिम बात, कला के बाद हम देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं। ये जरा सा देखिए, ये अंतिम सांस्कृतिक, हड़प्पा काल के सांस्कृतिक क्षेत्र का अंतिम पार्ट है अंत्येष्टि संस्कार। अब देखिए कि हड़प्पा काल के लोग अंतिम संस्कार से परिचित थे। इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो किया जाता है वह हड़प्पा काल में हमें प्रमाण देखने को मिलता है। तो अब देखिए कि अंत्येष्टि संस्कार अर्थात जो अंतिम संस्कार होता था वो अंतिम संस्कार किस प्रकार का था, ये आपको समझना है। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक है अंतिम संस्कार की कई विधियां थी। एक को कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, अंतिम संस्कार की कई विधियां थी, इसको कहते हैं पूर्ण समाधिकरण पहला। दूसरा आंशिक समाधिकरण, और तीसरी विधि है दाह संस्कार, ठीक है। अब देखिए पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि मरने के बाद मृतक के शव को जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता था। जब व्यक्ति मरा तो उसके शव को जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके और उसमें दफना दिया गया, ये हो गया पूर्ण समाधिकरण। अर्थात हम कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें पूर्ण समाधिकरण का प्रमाण मिला है। लोथल है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो, यहाँ से हमें पूर्ण समाधिकरण का प्रमाण मिला है। मतलब समझे कि मृतक के शव को जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके शव को एक सार्वजनिक प्लेस पे, स्थल पे रख दिया जाता था, और उसके बाद उस सार्वजनिक स्थल पर कुछ पशु और पक्षी आते थे और उस शव के मांस को नोच नोच कर खाते थे। इसके पीछे क्या अवधारणा है? अवधारणा ये थी कि चूंकि मानव का शरीर जो है वह ईश्वर प्रदत्त है, और ईश्वर प्रकृति में जो विभिन्न पशु पक्षी विचरण कर रहे हैं वो जब मृतक के मांस को खा लेंगे तो उनकी आत्मा की तृप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मृतक के शव को एक सार्वजनिक प्लेस पर रख दिया जाता था। कुछ समय तक पशु पक्षी उसको खाते थे और उसके बाद जो अवशेष बच जाता था उसको जमीन के नीचे दफना दिया जाता था, मतलब जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। ये हो गया आंशिक समाधिकरण। इसका उदाहरण हमें रोपड़ से मिला है। रोपड़ में आंशिक समाधिकरण का हमें उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दाह संस्कार है। दाह संस्कार, इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद मृतक के शव को कहीं सार्वजनिक प्लेस पे या कहीं नदी किनारे जो जाकर के लोग क्या करते थे, जला देते थे। तो दाह संस्कार, मृतक के शव को जब जला दिया जाता था और जलाने के बाद जो अवशेष बचता था उसको किसी पात्र, मतलब जो राख, भस्म राख बच गया, उसको किसी पात्र में रख करके और जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दाह संस्कार का जो हमें प्रमाण मिला है वह सूतका गेंडूर से मिला है। तो सूतका गेंडूर से हमें दाह संस्कार का प्रमाण मिल गया। इसका मतलब यह है कि मरने के बाद मृतक के शव को जमीन के नीचे दफना दिया गया है, सॉरी दफनाया नहीं गया है, जमीन के नीचे नहीं दफनाया गया, मतलब मृतक के शव को किसी स्थल पर रख करके जला दिया गया है। ये था अंत्येष्टि संस्कार। इतने रूप से उस समय अंतिम संस्कार होता था। अब आप देखिए कि यह जो विभिन्न रूपों से जो अंतिम संस्कार हो रहा है, हड़प्पा काल में जो अंतिम संस्कार हुआ, उससे हमें क्या अब निष्कर्ष निकलता है, ठीक है ना। तो अंतिम संस्कार से क्या निष्कर्ष निकलता है ये हम आपको अब बता रहे हैं कि इसकी अंतिम संस्कार की निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे कि पहली बात
कि हड़प्पा काल में विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते थे। अब अंतिम संस्कार से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको देखिए कि हड़प्पा काल में लोग विभिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते थे। कैसे? जैसे पूर्ण समाधिकरण। अब आप वर्तमान से लेकर तुलना कर लीजिए कि पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन वर्तमान में ईसाई और ईसाई के साथ साथ मुस्लिम समाज में है कि मरने के बाद शव को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। आंशिक समाधिकरण का प्रचलन वर्तमान में पारसी समाज में है और दाह संस्कार का प्रचलन वर्तमान में हिंदू समाज में है। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमारे समाज में सभी प्रकार सभी संस्कृति के लोग निवास करते हैं। तो चूंकि हड़प्पा काल में हम देखिए कि अंत्येष्टि संस्कार की विभिन्न विधियां थी, तो पहली इसकी अंत्येष्टि संस्कार की जो पहली निष्कर्ष के रूप में या विशेषता के रूप में देखेंगे कि इस काल में, हड़प्पा काल में विभिन्न संस्कृति के लोग निवास करते थे। दूसरी विशेषता में अगर बात करें कि हड़प्पा काल के लोगों का अगले जीवन में विश्वास था। कैसे? रोपड़ में एक जो समाधि मिली है, ठीक है, रोपड़ की जो समाधि है उसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग यह विश्वास करते थे कि यह मानव अपने अगले जन्म में उस वफादार कुत्ते का उपयोग करेगा, वफादार कुत्ता उसके साथ रहेगा। मतलब जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव के साथ उसकी उपयोगी चीज़ों को जब रख दिया जाता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय के लोगों का अगले जीवन में विश्वास था। दूसरी बात हम बात करें यहाँ पर एक और, इस समय की जो दाह संस्कार, जो इसमें अंतिम संस्कार होता, उससे हम अगर निष्कर्ष निकालें, हम अगर अंतिम संस्कार की तो बात करें कि इस समय में समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था। हड़प्पाकालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, एक कमी हो गई समाज की। अर्थात आपने देखा लोथल से और कालीबंगा से युगल समाधान के साक्ष्य मिले, तो इसका मतलब यह है कि उस समय के लोग सती प्रथा से भी परिचित थे। तो ये आपने देखा कि हड़प्पा काल में जो अंतिम संस्कार हो रहा है उस अंतिम संस्कार के विषय में। दूसरी बात यहाँ पर एक और जो निष्कर्ष देखिए, बात जो समझ में आ रही है वो ये कि यह जो अंतिम संस्कार होता था अधिकांशतः क्या होता था कि मृतक के शव को उत्तर दक्षिण की दिशा में रख करके दफनाया जाता था। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कालीबंगा में मृतक के शव को दक्षिण उत्तर की दिशा में रख करके दफनाया गया है। लोथल में मृतक के शव को पूर्व पश्चिम की दिशा में रख करके दफनाया गया है। रोपड़ में मृतक के शव को पश्चिम पूर्व की दिशा में रख करके दफनाया गया है। तो हमने आपसे कहा कि अधिकांशतः मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रख करके दफनाया जाता था, लेकिन अन्य प्रकार के दफनाने के भी प्रमाण हमें देखने को मिले जो हमें अपवाद में बताए। कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये सब हम आपको अपवाद में बताए हैं। तो ये आपने देखा अंतिम संस्कार। इस अंतिम संस्कार के साथ साथ ये सांस्कृतिक स्थिति जो टॉपिक था वो अब समाप्त होता है। इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं।